हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ग्रामर का टॉपिक्स। आज का पहला टॉपिक्स है, एक एक करके हम लोग सारे ग्रामर का जितना भी टॉपिक्स है, चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं या कोई भी क्लास में, जैसे क्लास 9, 10, 8 जिसमें भी आपका जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एक एक करके सारा वीडियो अपलोड किया जाएगा। और बाकी जैसे स्पेशली एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, या कोई भी हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेटर के लिए हो गया, उस सब में ग्रामर से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो सारे एग्ज़ाम को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए एक एक करके बनाया जा रहा है। ये सारा जो एक डिटेल्स में हम लोग थ्योरी टाइप का पढ़ लेंगे, उसके बाद इसके साथ में एक जो एमसीक्यू टाइप का लाएंगे, जिसमें आपका जितना भी थोड़ा भी अगर मतलब एक प्रैक्टिस सेशन होगा और सारा चीज़ वहाँ पे क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप बढ़िया से देखिएगा। ठीक है, तो ये जैसे कि यहाँ पे आज जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है और इसका क्या रूल होता है, बेसिकली इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे कि पहला नंबर तो इसका क्या एक डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं। तो डेफिनेशन आप इसका इस तरह से दे सकते हो कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। यानी कि जैसे आपका नाम से ही पता चल रहा है, क्या एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट वर्ड आपने काफ़ी सुन रखा होगा। एग्रीमेंट मतलब जब हम लोग कोई लैंड एक्वायर करते हैं, मतलब दो पार्टी के बीच लैंड, एक बेचता है, सेलर होता है, एक बायर होता है, दोनों के बीच एक एग्रीमेंट होता है। या देखिएगा, दो पार्टी के बीच अगर झगड़ा हो गया तो सुलझाने के लिए वहाँ पे भी एग्रीमेंट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो एग्रीमेंट मतलब दो के बीच एग्रीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ भी वैसा ही है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच कुछ एग्रीमेंट किया जाता है कि अगर सब्जेक्ट कैसा है तो वर्ब कैसा होगा। ठीक है, तो इसी के आधार पर यहाँ पे इसको अलग अलग जो भी रूल है बांट के हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ताकि आपको समझने में ज़्यादा सुविधा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि रूल पहला रूल में क्या है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब देना पड़ेगा। अगर प्लुरल सब्जेक्ट है तो प्लुरल वर्ब, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब, कुछ दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, एसएस एसपी और आपका पीएस पीएच, ठीक है, पीवी, तो इस तरह से आप चलते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिटेल्स में बताने का कोशिश किया है कि कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आखिर कहते हैं तो कौन कौन से हैं, या प्लुरल सब्जेक्ट कहते हैं तो वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये सारा सब्जेक्ट को देखिए प्रॉपरली, जब हम लोग प्रोनाउंस पढ़ेंगे ना, तो ये सारा सब्जेक्ट के बारे में फिर से अब डिटेल्स में देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आप जान लो कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में अगर मैं बात करूँ तो वो कौन कौन से आते हैं। जैसे कि हो गया आई, हो गया यू, हो गया, देखिए यू सिंगुलर के लिए भी आता है, प्लुरल के लिए भी आता है। ठीक है, और ही हो गया, सी हो गया, ईट हो गया, या किसी एक नाम का जब हम लोग एक बार में अगर जिक्र करें, जैसे सीता हो गया, राम हो गया, द गर्ल हो गया, द बॉय हो गया, ठीक है, द टॉय हो गया, कोई भी थिंग हो गया, जब एक की बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, और वो सब्जेक्ट के रूप में अगर कोई सेंटेंस में यूज़ किया जाता है तो हम लोग उसको सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। मतलब एक का बोध करने वाला सिंगुलर, ठीक है, मतलब एक का डिनोट करेगा। और दूसरा क्या, प्लुरल सब्जेक्ट। यहाँ पे दोनों के बीच में कंपैरिजन करके समझाने का कोशिश किया है, ताकि आपको कोई भी अगर कन्फ्यूजन है तो फटाक से कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वी, यू, दे, राम एंड सीता, द बॉय, द गर्ल्स, यहाँ पे देखिए यस लगा हुआ है, यहाँ पे यस नहीं लगाए थे, मतलब एस लग जाता है तो वो प्लुरल सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो कब हो जाता है तो आगे हम लोग वहाँ पे बढ़िया से डिटेल्स में देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सिंगुलर वर्ब, आखिर कोई चीज़ सिंगुलर वर्ब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये सिंगुलर वर्ब है या ये सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर प्रोनाउंस है। कोई भी सारा चीज़ को मतलब जानने का कुछ रूल होता है, और वो रूल के लिए ग्रामर में उसका अलग अलग टॉपिक बांट दिया गया है। ठीक है, तो हालांकि हम लोग टॉपिक वाइज में बढ़िया से डिटेल्स में देखेंगे, लेकिन जब भी जो भी वर्ड आता है उसका वहाँ थोड़ा हम लोग उसका बारे में मतलब जिक्र कर लेंगे, जान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कि सिंगुलर वर्ब, ठीक है, सिंगुलर वर्ब मतलब एस, सिंपल में हम लोग जब भी लिखेंगे तो एस और भी के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो सिंगुलर एस और भी के मतलब सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो अगर वर्ब है, देखिए अगर जितना भी आप वर्ब देखते हो, ठीक है, वो नॉर्मली आपका रहता है प्लुरल फॉर्म में, लेकिन
उस वर्ब के साथ अगर ईएस लगा दोगे, ईएस लगा दोगे या आईईएस लगा दोगे तो वो आपका बन जाता है सिंगुलर। क्या बन जाता है? वर्ब के साथ सिंगुलर। देखिए कोई भी वर्ब है, कोई भी वर्ब है, इसके साथ आप एस लगाओ, ईएस लगाओ या आईईएस लगाओ, ठीक है। कहाँ कहाँ हम लोग एस लगाते हैं, कहाँ ईएस लगाते हैं और कहाँ ईएस लगाते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। उसके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। कंफ्यूज थोड़ा भी नहीं होना है। कुछ भी अगर लग रहा है तो फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। और बाकी अगर कोई वीडियो जो आपका सिलेबस में है तो वो सारा चीज़ को भी बोलिएगा, हम नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे उसमें कवर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर वर्ब है उसके साथ एस, ईएस या आईएस जोड़ देंगे तो वो सिंगुलर बन जाता है। और प्लूरल वर्ब में नॉर्मली कोई भी वर्ब है तो उसको हम लोग प्लूरल वर्ब में देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे दिया गया है कौन से सिंगुलर वर्ब है, जैसे देखिए एम हो गया। एम कहाँ पे लगाते हैं? आई के साथ। देखो भाई आप जो है आई जब भी बोलते हैं आई एम अ बॉय, दैट मीन्स आप एक ही हो ना, तो एम वहाँ पे यूज़ करते हैं, तो ये सिंगुलर वर्ब हो गया। इज़ हो गया, वाज हो गया, हैज़ हो गया, डज हो गया, राइट्स हो गया, ड्रिंक्स हो गया, रीड्स हो गया, स्टडीज़ हो गया। इसके अलावा जितना भी आप वर्ब दे सकते हैं, ठीक है, जो एक का बोध कराने के लिए, एक को डिनोट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वो सारा सिंगुलर वर्ब होता है। इसके अलावा यहाँ पे प्लूरल वर्ब देखोगे, आर हो गया, वर हो गया, हैव हो गया, डू हो गया, राइट हो गया, ड्रिंक हो गया, रीड हो गया, स्टडी हो गया। देखिए किसी में भी एस नहीं लगा हुआ है ना। तो ये सारा चीज़ें जो है आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल देखिए, आपको जो भी लग रहा होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अब यहाँ पे ख़त्म होने वाला है आपका जो भी यहाँ पे डाउट है। देखिए राम है, ये राम रीड्स अ बुक, ठीक है, और दे रीड्स 2 बुक्स डेली। यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंस लिया है ना। एक सेंटेंस देखिए राम दैट मीन्स कितने राम की बात किया जा रहा है? एक राम का ना। सेंटेंस में यहाँ पे एक राम है तो इसके लिए सिंगुलर नाउन, आखिर राम नाउन है ना, ये सिंगुलर हो गया, एक होगा मतलब सिंगुलर हो गया। सिंगुलर मतलब ये एक, ठीक है, सिंगल। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रीड्स भी वर्ब है, इसको भी सिंगुलर में लगाया हूँ तो सिंगुलर वर्ब हो गया, है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे जो बुक है, बुक उधर हटाइए, ठीक है। हालांकि ये बुक यहाँ पे यूज़ किए, ये भी सिंगुलर फॉर्म में ही है, एक किताब पढ़ रहा है, ठीक है, राम एक किताब पढ़ता है, ठीक। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए सीता इज़ अ गर्ल, सीता एक लड़की है। इसमें भी यहाँ पे देखिए सिंगुलर एक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल किए हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक नया टर्म यूज़ किया, क्या? एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, है ना। और ये कई बार होता है जो एक्सिलरी वर्ब होता है वो मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो सीता इज़ अ गर्ल, यहाँ पे इज जो है मेन वर्ब के रूप में आया है, ठीक है। क्यों आया है थोड़ा सा बता देंगे, बाकी जो वर्ब वाला टॉपिक लाएंगे ना उसमें आपको डिटेल्स में बताऊंगा। अगर आप देखते हो एक कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसमें एक ही वर्ब लगा हो तो वो मेन वर्ब होगा, ठीक है। अगर एक से अधिक वर्ब लगा हो तो आप देखना कि जिधर यहाँ पे लास्ट में देखिए एक पॉइंट जैसा मैंने दिया है ना, पॉइंट से नज़दीक में जो भी पहला वर्ब हो वही मेन वर्ब होगा, और बाकी उसके अलावा जो भी वर्ब आपके दिखे वो हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे तो इधर एग्जांपल नहीं मैंने दिया हूँ, जैसे कि हो गया कि देख लीजिए एक एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपको इसको समझाने के लिए। आई हैव रीड द बुक, ठीक है। आप यहाँ पे कहोगे आई हैव रीड द बुक, तो वहाँ पे आपको क्या दिखेगा? यही ना दिखेगा कि एक हैव है और एक रीड है। तो मैंने क्या बोला, आपका जो लास्ट में यहाँ पे पॉइंट दे रहे हैं, लास्ट में फुल स्टॉप जैसे देते हैं, ठीक है। तो या तो क्वेश्चन मार्किंग है, जो भी चीज़ है, जो भी आपको सिंबल वहाँ पे अकॉर्डिंग में अगर क्वेश्चन कर रहा है ना कि एक्सक्लेमेटरी है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप देखिए, इधर से आप देखिए कि जो पहला वर्ब मिलेगा वो मेन वर्ब होगा। तो पहला वर्ब रीड हो गया, दैट मीन्स रीड जो है आपका क्या हो गया? मेन वर्ब। और जो हैव क्या हो गया? वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। इसी को हम लोग एक्सिलरी भी वर्ब कहते हैं,
ठीक है। तो एक्चुअली वर्ब और मेन वर्ब में भी क्या डिफरेंस होता है, जब हम लोग वर्ब वाला टॉपिक देखेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल्स में बताऊंगा। नहीं तो अगर मैं यहाँ बताना शुरू कर दूंगा तो आपका जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहाँ चल जाएगा पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे जो मैंने वर्ब के बारे में थोड़ा सा बताया है ना, एक चीज़ यहाँ पे मैंने नहीं बताया है, उसको बता देते हैं। क्या एक चीज़ यहाँ पे छूट गया, एग्जाम्पल पहले आ गया हूँ कि अगर सिंगुलर नाउन है, देखिए जैसे मैंने बताया पहले कि वर्ब अगर नॉर्मली रहता है तो उस प्लूरल फॉर्म में रहता है, उसके साथ एस ई एस या आई एस जोड़ के हम लोग सिंगुलर बनाते हैं। लेकिन अगर नाउन आप देखोगे तो वो नॉर्मली किस में रहेगा, अगर नॉर्मल फॉर्म में रहेगा, अपना मूल रूप में रहेगा, तो वो आपका सिंगुलर में रहेगा। लेकिन एस ई एस या आई ई एस जोड़ के उसको प्लूरल बनाया जाता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा भी है कि अगर सिंपल फॉर्म है जैसे कि बुक हो गया, गर्ल हो गया, ठीक है, ये सारा आपका सिंगुलर नाउन। लेकिन जब नाउन के साथ में एस ई एस या आई एस जोड़ देते हैं, जैसे बुक्स हो गया, आइज हो गया, देखिए ई एस जुड़ा हुआ है, उसके अलावा कुछ होता है जहाँ पे आई ई एस भी जुड़ता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है ये प्लूरल बन गया ये। तो यही है, आपको देखना है कि अगर नाउन के साथ एस या ई एस जोड़ दे रहे हैं तो वो प्लूरल बनेगा, लेकिन वर्ब के साथ जोड़ के वो सिंगुलर बनेगा। मतलब अपोजिट रिलेशन है इस सब में, है ना। तो यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ठीक। अब यहाँ पे एग्जांपल जैसे इधर वाला देख लिए। अब इसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ एक्सेप्शन लिखा था। क्या एक्सेप्शन लिखा था, देखिए अपवाद में, कि जो आई होता है ना, आई आपने देखा कि आई दैट मीन्स एम, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ हम लोग कई बार करते हैं, जैसे आई एम अ बॉय। तो देखिए आई सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है, ठीक है, ये ठीक हो गया। लेकिन इसके अलावा आप जब कुछ देखोगे ना तो वहाँ पे आपको लगेगा जैसे कि आई वाज अ स्टूडेंट, ये भी राइट है, ये भी जिस तरह आपने अभी तक रूल पढ़ा उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन आप देखो इस आई हैव अ मोबाइल फ़ोन या मोबाइल, ठीक है, मेरे पास ये एक मोबाइल है, तो हैव यहाँ पे दे दिए हो ना, तो ये हैव क्यों दिया, हैज़ देना चाहिए था ना। हमें जानते हैं कि हैज़ सिंगुलर है, हैव प्लूरल है, तो कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। तो वो उसको आप इस तरह से याद रखो कि आई के साथ हैव लगाते हैं, ये चीज़ नॉर्मली है। जैसे आई हम लोग राइट से नहीं लिखेंगे, जैसे यहाँ पे देखो आई के साथ हम लोग राइट से नहीं लिखते हैं, आई रीड लिखते हैं। जैसे कि आई राइट या लेटर, आई रीड दिस बुक या दैट बुक्स, जो भी है आई रीड। देखिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, तो आई सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ आई वाला आप एक्सेप्शन याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और क्योंकि आई मतलब आपका ये का मतलब ये हो रहा है, फिर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका अलग से होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा याद करना मतलब रखना पड़ेगा माइंड में, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए कि दे रीड 2 बुक्स डेली, दे रीड कितना 2 बुक्स डेली। तो दे यहाँ पे है तो रीड देखिए प्लूरल फॉर्म में है, मतलब एस नहीं लगा है, दैट मीन्स जो वर्ब रहता है एस लगाएंगे तब ना सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे एस नहीं लगा है, वर्ब प्लूरल फॉर्म में। अब देखिए राम एंड श्याम आर ऑनेस्ट स्टूडेंट। हमको जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप करके बताइएगा आपको ये क्या लग रहा है, ये सिंगुलर है यहाँ पे, और यहाँ पे पहले ये बताओ कि सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, ठीक है। आपको जो भी है आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। राम एंड श्याम ये जो है ये पूरा सब्जेक्ट है, उसके बाद ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, और ये आपका फिर क्या है, इसको अगर पूरा कहें तो ये आप अदर वर्ड या ऑब्जेक्टिव रूप में मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राम एंड श्याम आर ऑनेस्ट स्टूडेंट्स, क्या है ये कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली है, इसका जो भी है इसका मतलब पूर्वक रूप में कॉम्प्लीमेंट हम लोग कहते हैं, ठीक है। ऑनेस्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट यहाँ पे नाउन है, एडजेक्टिव है, और ये पे वर्ब है। यहाँ पे एक चीज़ देखो हम लोग आर दिए हैं, हमने कुछ ही देर पहले आपको बताया था कि किसी का भी नाम हो, चाहे राम हो, सीता हो, श्याम हो, गीता हो, बबीता हो, ठीक हो, प्रिया हो, तो वहाँ पे आप देखोगे कि उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करना था। लेकिन यहाँ पे देखो आर की हैं, इसका क्या रीज़न है, मैंने वहाँ पे बताया था कि अगर एक नाम हो तो हम लोग सिंगुलर यूज करेंगे, लेकिन अगर एक से अधिक नाम हो तो हम लोग वहाँ पे प्लूरल यूज करेंगे। यानी कि यहाँ पे देखो राम एंड श्याम आर ऑनेस्ट स्टूडेंट्स,
यहाँ पे आर इसलिए क्योंकि राम और श्याम एंड से जुड़ गया है, दो का यहाँ पे डिनोट कर रहा है, दो का बोध हो रहा है, दैट इज़ वे हम लोग यहाँ पे यूज़ किए हैं आर। और इसके साथ में देखो दो का है, दो स्टूडेंट है इसलिए एस भी लगा दिए, नहीं तो सिंगुलर स्टूडेंट खाली लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाला में कि यू गो देयर, देखिए यू भी सिंगुलर के रूप में यूज होता है, सेकंड पर्सन के रूप में, और प्लूरल के रूप में यूज होता है। तो यू भी आप एक्सेप्शन के रूप में आप रख सकते हो। ठीक है, कि कहीं पे यू का आपका जो यूज होगा सिंगुलर फॉर्म के रूप में भी होगा और कहीं प्लूरल फॉर्म के रूप में होगा। तो यहाँ पे यू के साथ हमेशा जो है प्लूरल वर्ब ही लगता है, सिंगुलर वर्ब कहीं नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब यस या ईएस कुछ भी लगा के आप वर्ब यूज नहीं कर सकते हो, इसका जो भी नॉर्मल फॉर्म में आता है वर्ब उसी फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो भी सेंटेंस है, जिस भी टेंस का सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग। तो यू गो देयर, जैसे यू वर वर्किंग, ठीक है, जो भी है वो सारा आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसके बारे में। देखिए यहाँ पे जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा क्या, एक वर्ड पढ़ा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए इसको सब्जेक्ट वर्ब, कुछ ग्रामर में आप देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सिंटैक्स भी कहा गया है। तो ये कंफ्यूज ना होइएगा कि सिंटैक्स क्या होता है, व्हाट इज सिंटैक्स। तो सिंटैक्स इज आल्सो कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब ये भी उसी का जिक्र करता है। अगर नॉर्मली देखेंगे सिंटैक्स दो प्रकार के होते हैं, यानी कि जो आप जानते हैं ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये भी दो ही प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का, दो ही प्रकार का। तो देखेंगे कि जो सेंटेंस यहाँ पे जो सिंटैक्स यहाँ में मैंने लिखा है, सिंटैक्स का अगर फुल फॉर्म अगर देखा जाए, सिंटैक्स मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहाँ पे पूरा बता दिया गया है कि पूरा एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर कितना होगा। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया गया है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो नॉर्मली लग तो रहा है कि ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है, एक ही चीज़ का हम लोग यहाँ पे अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसको नॉर्मली देखिए कि यहाँ पे दो टाइप इसको बताया गया है। क्या क्या, एक कनकर्ड यानी कि कह सकते हो एग्रीमेंट वाला, यानी कि जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में वाला, मतलब कनकर्ड, बाय कनकर्ड इज मीन्ट फॉर्मल एग्रीमेंट इन पर्सन, नंबर, जेंडर, वर्ड, टेंसेस बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के जो भी पार्ट है उनके बीच पर्सन्स है, नंबर है, वो जेंडर और टेंस के बीच में कुछ एग्रीमेंट कराने का, उसके बीच संबंध स्थापित करने का, उसी को हम लोग कनकर्ड कहते हैं। ठीक है, यानी कि सामंजस्य स्थापित करने का। कनकर्ड का मतलब हो गया सामंजस्य, कि वहाँ पे क्या लाना है, कब इसको रखना है, पहले रखना है, बाद में रखना, उस तरह एक ऑर्डर भी आपको मिलेगा जो दूसरा टाइप में आपको यहाँ देखने को मिलता है। पोजीशन, वाक्य के विभिन्न भागों को किस क्रम में रखा जाना चाहिए का अध्ययन हम लोग करते हैं। जैसे कि डिस्कस हाउ वर्ड ऑर्डर्स पोजीशन शुड बी इन अ सेंटेंस। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे देखें कि जैसे मैंने वाला पहले अगर सब्जेक्ट रख दें, एक तो सब्जेक्ट वर्ब, मतलब आप जानते हैं सब्जेक्ट लिखते हैं उसके बाद वर्ब लिखते हैं उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। कोई लिख देगा कि सब्जेक्ट उसके बाद ऑब्जेक्ट उसके बाद वर्ब, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो ये ऑर्डर एक बना रहना चाहिए, उसी को यहाँ पे सिंटैक्स के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। अब देखिए हम लोगों ने काफ़ी देख लिया, यहाँ पे कुछ एक एक करके अब रूल देखेंगे। नॉर्मली आपने यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी देखा, अब यहाँ पे जो नॉर्मली बहुत सारा ऐसा वर्ड होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, उन वर्ड का इस्तेमाल के बारे में हम लोग सीखेंगे। या कोई वर्ब होता है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, जैसे मॉडल्स हो गया, और भी बहुत सारा हो गया, नीड हो गया, नीडंट हो गया, मैनी हो गया, फ्यू हो गया, ये सारा। जैसे इसका अलग से हालांकि चैप्टर वाइज आएगा, जैसे कि आप डिटर्मिनार्स एक देखते हो, हालांकि डिटर्मिनार्स का सारा जो टॉपिक्स है इसमें मैं कवर करने का कोशिश करूँगा। तो एक डिटर्मिनार्स का हालांकि एक अलग से वीडियो में, उसमें डिटर्मिनार्स और जो एग्जेक्टिव होता है, काफ़ी कन्फ्यूजन होता होगा ना आपको, कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि डिटर्मिनार्स और एग्जेक्टिव से आप क्या समझते हैं, उसमें आपको कुछ कन्फ्यूजन है क्या, डाउट है क्या, तो इसको जल्दी से जल्दी उसका वीडियो भी मैं अपलोड करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए रूल नंबर 1। ठीक है, जब नीड, यहाँ पे दो वर्ड जो है इसका यूजेस के बारे में बताया है, एक डेरेंट और एक नीडंट। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे का प्रयोग अगर मार्जिनली एक्सिलरी वर्ब के रूप में हो तो इसका जो यूज है प्लूरल फॉर्म में ही किया जाता है। दैट मीन्स क्या है, अगर इसको एक्सिलरी वर्ब, जैसे मैंने बताया था एक्सिलरी वर्ब मतलब क्या हो गया,
एक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, है ना। एक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही कहते हैं, मतलब इसके साथ हमेशा अगर कोई भी मेन वर्ब आता हो इसके साथ में तो इसका इस्तेमाल हमेशा हम प्लूरल फॉर्म में ही करेंगे, मतलब इसके साथ यस लगा के या IES लगा के इसमें यूज़ नहीं करेंगे सेंटेंस में। देखिए यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए, अच्छे से समझ जाओगे। देखिए जैसे यहाँ पे सी नीडंट गो देयर, ये सेंटेंस यहाँ पे सही है, लेकिन सी नीडंट गो देयर यहाँ पे डिफरेंस क्या है। देखिए यहाँ नीड के बाद यहाँ पे यस लगा हुआ है ना, ये चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ मैंने बताया कि मैन वर्ब के रूप में यूज होगा तो उसका अलग होता है। यहाँ पे बोला कि अगर हेल्पिंग वर्ब यानी कि एक्सिलरी वर्ब के रूप में अगर इस्तेमाल होता है, कब होता है इसका हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के साथ मैन वर्ब रहेगा ना भाई। तो मैन वर्ब तो है, देखो यहाँ पे गो दिया हुआ है ना, गो दिया हुआ है, तो गो दिया है या ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है यानी एक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, तब इसके साथ में यस कैसे दे सकते हो, ठीक है। तो यस नहीं देना है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जब भी नीड के बाद अगर कोई मैन वर्ब आता है तो जब भी इसका नेगेटिव फॉर्म हम लोग को करना होता है तो उसके साथ यस ना जोड़ें, ठीक है, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। चाहे आप जिस भी एग्जाम का तैयारी करते हैं वहाँ पे आपको इसी तरह से एरर फाइंड करने के लिए दिया जाएगा सेंटेंस में, ठीक है। सेंटेंस दे दिया जाएगा लंबा लंबा या फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, जैसे भी आएगा वो या चेक करने के लिए आएगा, तो वहाँ पे आपको ये गलतियाँ देखना होगा, एरर फ्री करना पड़ेगा सेंटेंस। और डेयर वाला भी देख लीजिए, इसी तरह का है कि यहाँ पे अपोज भी आप जानते हैं क्या है। अपोज मतलब विरोध करना, दैट मीन्स ये भी वर्ब है। और यहाँ पे देखिए क्या, ही डेरंट अपोज हिज फादर। डेयर मतलब क्या होता है, हिम्मत करना, है ना। और नीड मतलब क्या होता है, ज़रूरत, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अपोज तो वर्ब है, दैट मीन्स यहाँ पे डेरंट का यूज जो हुआ है एज अ एक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज हुआ है। जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है तब यहाँ पे यस कैसे लगा सकते हैं, तो यहाँ पे यस लगा के मैंने यहाँ पे दिखाया दोनों सेंटेंस, इसलिए ताकि कि आपको एग्जाम में इस तरह लिखा रहेगा, आपको इस तरह करना है, करेक्ट करना है, राइट गॉट। अब हम लोग नेक्स्ट बोलते हैं कि यहाँ पे जो है रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में बस वैसा ही मैंने बताया है जैसे वहाँ पे बताया था हेल्पिंग वर्ब के रूप में। नीड और डेयर का प्रयोग अगर आपका कोई भी सेंटेंस हो वहाँ पे मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है, तब ये सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हो आप, ठीक है। चाहे वो सिंगुलर आए या प्लूरल, मतलब यस लगा सकते हो, ना भी लगा सकते हो, जैसे भी क्वेश्चंस का वहाँ पे डिमांड आपका मिलता हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कि सी नीड्स अ बुक, और एक देखिए यहाँ पे सी नीड अ बुक, आपको डिफरेंस क्या समझ में आ रहा वो मुझे जल्दी से बताइएगा। सी नीड्स अ बुक और सी नीड अ बुक, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि इसके साथ अगर मेन वर्ब लगा रहता है तब हम लोग यस या यस ना लगाएं। देखिए यहाँ पे कहीं भी आपका सेंटेंस में मेन वर्ब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, केवल नीड ही लगा है। दैट मीन्स मैंने थोड़ा देर पहले ही आपको शुरू में बताया कि अगर एक सेंटेंस है उसमें एक ही वर्ब लगा हो तो वो आपका क्या होता है, मेन वर्ब कहलाता है। अगर एक से ज़्यादा हो तो हम लोग जिधर पॉइंट है लास्ट में, जिधर सिंबल लगा हुआ है या क्वेश्चन मार्किंग है, उधर से हम लोग देखेंगे जो सबसे पहले आएगा वर्ब वही मेन वर्ब कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद, हालांकि सेंटेंस में ही एक वर्ब है तो वो ये मेन वर्ब हो गया नीड, तब मेन वर्ब है तो नीड में चेंजेज आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे और नहीं भी, मतलब अगर जैसा भी है वहाँ पे अगर सिंगुलर का है तो सिंगुलर करेंगे, प्लूरल का है प्लूरल, मतलब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर यूज़ करेंगे वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो सी कितना है, सी मतलब आप क्या समझते हैं, कितनों के बारे में समझ रहे हो, एक ही के बारे में, वह एक, है ना। तो नीड्स अ बुक, उसे एक पुस्तक की आवश्यकता है, ठीक है, एक पुस्तक की आवश्यकता है, किसको, उसे, ठीक है, वह है, एक का बोधर है ना। अब सी नीड अ बुक, अब एक है भाई तो नीड कैसे कर सकते हो, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए दे डेयर टू फेस द डिफ़िकल्टीज, सेम, दे मतलब बहुत सारे, वे लोग, डेयर इसलिए यहाँ पे देखिए प्लूरल लगाया, इसके साथ में भी देखिए कोई अदर्स आपका मेन वर्ब नहीं मिलेगा, एक ही वर्ब है दैट इज़ वे, डेयर ही यहाँ पे मेन वर्ब है। सेम इसी तरह आप देखिए
आगे जो सी डेयर टू फेस द डिफ़िकल्टी, सी, उसके बाद देखिए सी डज़ नॉट नीड अ बुक, उसे एक पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे कुछ समझ में आएगा आपको। जो देखिए सी यहाँ पे है, अब यहाँ पे चेंज हुआ है, इसको यहाँ पे देखिए सी, मैंने बताया कि सेंटेंस में कितना इसमें वर्ब है, जल्दी से बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में करके। यहाँ पे देखिए आपका एक एक्सिलरी वर्ब आ गया डज, है ना। अब यहाँ पे ये मैन वर्ब रह गया, ये एक वर्ब नहीं है, इस सेंटेंस में दो वर्ब आपका आ गया। तो पॉइंट के इधर पहले में जो है आपका ये नीड मैन वर्ब हो गया, और ये आपका एक्सिलरी वर्ब का हो या हेल्पिंग वर्ब का हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब आप चेंज हो गया, यहाँ पे नीड का प्लूरल फॉर्म में ही रह गया, इसलिए सी अगर है एक का बोध हो रहा है फिर भी नीड में चेंज नहीं हो रहा। और ये सब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी होता है और नेगेटिव सेंटेंस में भी होता है, ठीक है। अब दो टर्म जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, एक नेगेटिव सेंटेंस होता है, मतलब जिसमें आपका नहीं का जैसा कोई भी लगा हुआ रहेगा वर्ड, जैसे नेवर, नो, नॉट, नथिंग, ये सारा नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसे कहते हैं जिसमें आप देखते हैं कि क्वेश्चन मार्किंग लास्ट में लगा रहता है ना, उसको हम लोग इंट्रोगेटिव कहते हैं। मतलब व्हाट, वेयर, इस तरह का अगर कोई सेंटेंस में वर्ड लगा हुआ रहेगा, या जो आप देख रहे हैं जैसे इसी को हम लिखेंगे डज सी नॉट नीड अ बुक, तो ये चीज़ आपका इंट्रोगेटिव में हो गया। मतलब जो भी एक्सिलरी वर्ब है उसको अगर हम लोग सब्जेक्ट के पहले में अगर डाल देते हैं तो वो आप इंट्रोगेटिव फॉर्म में आ गया। आई होप आप अंडरस्टैंड मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। रूल नंबर तीसरा है, अब यहाँ पे डेयर से ही रिलेटेड है ना। एक चीज़ देखिए, मैंने कोशिश किया है चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं सारा टॉपिक्स आपका क्लियर होना चाहिए। कहीं से भी जैसा भी क्वेश्चंस किस तरह से बनता है वो मैंने सारा इसमें कवर करने का कोशिश किया है। चाहे आप जिस भी करते हो, एक आप अगर क्लास 9 में पढ़ रहे हो तो भी ये वीडियो आपको वो सारा कंटेंट यहाँ पे मिलेगा, जिससे आपको आगे चलकर भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी करेंगे तो वहाँ पे ये सारा चीज़ आपका कवर हो जाएगा। और बाकी एसएससी करते हैं, बैंकिंग करते हैं, ट्रांसलेटर का करते हैं, तो उस सब के लिए तो ये गोल्ड ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि डेरेंट और नीडंट के बाद इन्फिनेटिव विद टू का प्रयोग नहीं होता है। क्या नहीं होता है? टू का प्रयोग। तो क्यों नहीं होता भाई, सेंटेंस का हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ही डेरेंट टू कम हियर। भाई आप कई बार देखिए कि सेंटेंस को जब आपको ऐसा लगे ना कि यहाँ पे क्या लगेगा, कई बार हमें सेंस समझने से भी पता चल जाता है कि ये सेंटेंस यहाँ पे सूटेबल नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये रॉन्ग है। जब आप बहुत सारा सेंटेंस को इसी तरह प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये सारा चीज़ें दिक्कतें ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कि आपको ग्रामेटिक जितने भी रूल पता हो ग्रामेटिकल, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं है, जब आप समझना शुरू कर दोगे तो वहाँ पे सारा चीज़ अंडरस्टैंडिंग में आपका राइट ही करेगा, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग इज़ द बेस्ट थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे रूल का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ थोड़ा बहुत रूल जब पहले पढ़ना पड़ेगा तभी अंडरस्टैंडिंग आएगा, ठीक है। जैसे कि ही डेरेंट्स कम हियर, तो यहाँ पे टू आपको बोला है, जैसे कि इन्फिनेटिव क्या होता है, जिसके साथ टू लगा रहता है, यानी कि अगर कोई वर्ब है उसके पहले अगर टू लगा दे उसको हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं, इन्फिनाइट वर्ब कहते हैं, है ना। और जिसके साथ अगर ना लगा हो उसको हम लोग बेयर, और इसी तरह यूज कर सकते हो तो उसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है। इन्फिनेटिव दो प्रकार का होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ही डेरेंट्स कम हियर, सिंपल, बस यहाँ पे टू नहीं होगा, जो बताया टू नहीं का यूज़ करेंगे तो नहीं लगाएंगे। और इसी तरह यहाँ पे यू नीडन टू लगाया है तो ये भी गलत हो गया, बाकी नहीं लगाएंगे। तो ये चीज़ आपको इसी तरह से याद रखना है, ठीक है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में ये बताया गया है कि देखिए कि यदि इनका ऐसा अर्थ हो और वाक्य में मेन वर्ब के रूप में हो, मतलब क्या, अगर डेयर हो आपका सेंटेंस में और उसको हिम्मत होना या पढ़ना के जैसे में वहाँ पे यूज़ किया गया हो, या नीड हो और की आवश्यकता होना जैसा मीनिंग आ रहा हो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, तो आप वहाँ पे करेंगे
कि जो और उसके साथ में वाक्य में मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ हो, तो आप इसके बाद इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करेंगे। बहुत कंफ्यूज हो रहा है ना आप, क्योंकि पहले बोला कि नहीं होगा, फिर बोले कि होगा। तो देखिए जब हम लोग यहाँ पे सेंटेंस देखेंगे दोनों में डिफरेंस करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है। पहले देखो, ही डेयर्स टू अपोज हिज फादर। डेयर मतलब यहाँ बोला हिम्मत होना या पढ़ना, तो वह अपने ही डेयर्स टू अपोज हिज टीचर। वह अपने, हिज मतलब यहाँ पे उसका होता है ना, तो वह जब बोल रहे हैं तब उसको अपने, वह अपने शिक्षक का विरोध करने की हिम्मत कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे डेयर्स, ओनली डेयर्स है, सिंपल फॉर्म में है ना, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो मतलब वह अपने शिक्षक का विरोध कर सकता है, हिम्मत कर सकता है, विरोध करने का हिम्मत कर सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे टू का प्रयोग होगा। तो आप कहेंगे कि डायरेक्ट, देखिए हिंदी में कई बार, देखिए हिंदी जब आप लिखोगे ना तो आपका वहाँ पे सही जो सेंस मतलब आपको पता लगेगा और आप वहाँ पे राइट कर लोगे, ठीक है। जैसे ही डेयर्स टू अपोज हिज टीचर, वह अपने शिक्षक के विरोध कर के विरोध करने की हिम्मत कर सकता है, ठीक है, के विरोध हिम्मत कर सकता है। तो ये चीज़ जब आप देखेंगे कि हिम्मत करना, तो इस तरह से यहाँ पे आपको मीनिंग आएगा, इन्फिनेटिव यूज़ करने जैसा यहाँ पे सेंस आएगा, इसलिए पे यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। और आगे में जो यहाँ पे आपने देखा था, जैसे ही डेयर्स टू कम हियर, तो वहाँ पे जैसे बोला गया कि टू नहीं यूज़ करना है, क्यों, नेगेटिव सेंस है ना, उसे हिम्मत करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो क्यों यूज़ करें, तो इसलिए, ठीक है। मतलब अगर सिंपल फॉर्म में रहेगा भाई, नोट ना लगा हो तो आप यूज़ कर लो, नोट लगा रहे हो मतलब शॉर्ट एब्रीविएशन वाला फॉर्म में, नीड के साथ में अगर एब्रीविएशन फॉर्म में तो नीडंट लगते हैं, डेरेंट लिखते हैं, तो उस तरह अगर रहेगा उसके साथ आपको जो है टू का यूज़ नहीं करना है। नॉर्मली ये चीज़ आप याद रख लीजिए, ठीक है। अब रूल नंबर 5 जो है, देखिए अब सपोजिशनल सेंटेंस, नाम तो नहीं सुन रहे हो, चलो कोई बात नहीं है। सेंटेंस का जब टाइप पढ़ोगे तो वहाँ पे एक सपोजिशनल सेंटेंस, आप कहते हो ना सपोज वो काम कर सकता है, दैट मीन्स आपको क्या लग रहा है, संभावना, तो वही यहाँ पे भी वही मीनिंग है इसका, सपोजिशनल सेंटेंस। सपोजिशनल सेंटेंस का मतलब ये होता है, अगर कोई भी सेंटेंस आपको दिखे जहाँ पे जैसे कि कुछ वर्ड यहाँ पे दिया हो, उसको वर्ड को गौर करके देखिए, जैसे इफ़ हो गया, एज इफ़ हो गया, एज दो हो गया, इफ़ ओनली हो गया, सपोज हो गया, आई विश हो गया, वी विश हो गया, ही विशेष हो गया, सी विशेष हो गया, से अगर स्टार्ट होता है कोई सेंटेंस तथा इससे किसी असंभव या शर्त या कोरी कल्पना होता है ना कि वो सच तो नहीं होगा और ना ही सच हुआ है, जस्ट वो ख्याली पकाव कर रहा है, ठीक है, तो उन सभी में हम लोग करते हैं पर्सन, जो नंबर पर्सन सब्जेक्ट के साथ जो है प्लूरल वर्ब का, चाहे सेंटेंस में कुछ हो, ये सारा यहाँ पे लिख दिया है, बाकी कुछ भी नहीं देखना है, डायरेक्ट वर्ब लिख देना है आपको, चाहे कुछ भी हो, कुछ आपको नहीं देखना है। अगर ऐसा आपको दिख रहा है और उसे आपको कोई ऐसा कल्पना लग रहा है कि वो सच तो होगा नहीं या ना ही हुआ है, ठीक है, उसके साथ आपको वर्ब लगा देना है, चाहे कोई भी सेंटेंस में हो, कोई भी टेंस का आपको कुछ ही ध्यान नहीं रखना है, डायरेक्ट रूल है, ठीक है। जैसे आप देख लो, आई विश मनीषा और माई गर्लफ्रेंड, तो यहाँ पे वो आप विश कर रहे हो, ठीक है, कि हो, ये जरूरी नहीं है कि वो है ही, ठीक है, कल्पना यानी कोरी कल्पना है जो सच हो ही नहीं सकता, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं वर्ब का, तो ये आप याद रखो। इसी तरह जो नेक्स्ट आप देख रहे हो कि इफ़ सी वर माई बॉस सी वुड सस्पेंड मी, अगर वह मेरी बॉस होती तो वो मुझे सस्पेंड कर देती, तो ये चीज़ है तो नहीं भाई, अगर होता, आप सपोज करते कि तुम ये सिचुएशन में होते तुम क्या करते,
कई बार आप यही वाला सेंटेंस दोहराते हो, सभी को बोलते हो कि अरे मैंने ऐसा किया, तुमने मुझे दोष दे रहा है, या ये अगर तुम ये होता तो तुम क्या करते। तो यहाँ पे वो सारा सेंटेंस जो आप यूज़ करते हो ना, वही सपोजिशनल है। लेकिन कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हम सपोजिशनल सेंटेंस ही यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप इंग्लिश स्पोकन भी बढ़िया से कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद तो कर रहे हो भाई। ठीक है, रीना टॉक्स टू एज इफ शी वॉज द PM ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रीना ऐसे मुझसे बात करती है मानो कि वह भारत की प्रधानमंत्री। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ पे वाज मिस्टेक से हुआ है, यहाँ पे आपको वर्ड देना है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड देना है। ठीक है, ठीक है, रीना टॉक्स टू मी एज इफ शी वर द PM ऑफ इंडिया। ठीक है, हाँ, हालांकि यहाँ पे मैंने राइट यहाँ पे लिखा है। ठीक है, वर्ड देके राइट लिखा है, हमने इधर नहीं देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये रॉन्ग यहाँ पे सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे राइट करके मैंने लिखा है कि वर्ड यहाँ पे यूज होगा। ठीक, अब नेक्स्ट वाला देखिए, रूल नंबर जो 6 है ना, कंडीशनल सेंटेंस। अभी हम लोगों ने सपोजिशनल सेंटेंस देखा है ना, अब कंडीशनल। भाई इसमें क्या है, देखो सपोजिशनल में आपने क्या बोला कि सपोज अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। कई बार आप कहते सुनते हो। कंडीशनल हो गया, अगर तुम यहाँ पे आओगे तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, अगर तुम मेरे से माफ़ी मांगोगे तो मैं ये सारा कर दूंगा, अगर तुम यहाँ पे इसे पैसे दोगे तो वो ये तुम्हारा काम कर देगा। तो ये जो हो गया ना कंडीशन वाला, अगर ये तुम करते हो तो तुमको ये कर देगा। ये जो कंडीशन वाला हो गया ना, उसी को हम लोग कंडीशनल करते हैं, मतलब शर्त, जिस पे वहाँ पे शर्त का आपको महसूस होगा। ठीक है, तो जैसे कि ये भी नॉर्मली इफ़, एज दो से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और इनमें भाव का जो प्रयोग होगा वो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार होगा। जैसे पहले वाला देखें नहीं होता है, वो खाली वेयर आप दे दीजिए, कहीं गलती नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशनल वाला में जैसा सब्जेक्ट है, जैसा भव है, यानी जो सब्जेक्ट भव एग्रीमेंट आपने पढ़ रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रूल लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे वाक्य देखिए, इफ़ यू कैम हियर आई विल टीच यू। अगर आप आते हो, अगर आप यहाँ आते हो तो मैं आपको पढ़ाऊँगा या पढ़ा दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आप देख लिए, इफ़ लगा हुआ है, देखिए स्टार्टिंग से सब्जेक्ट में। अब जैसे राधिका लुक्स एज दो शी हैज़ बीन वर्किंग। राधिका कैसी दिख रही है, मानो कि वह काम कर रही है। ठीक है, काफ़ी देर से काम कर रही है। तो मतलब काम करने के बाद कैसा दिखता है, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो काफ़ी थोड़ा थोड़ा पसीना आ रहा है, आपको दिख रहा है। ठीक है, रूल नंबर 7, भाई अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा, और जाके 1-2 और दोस्तों से शेयर भी कर देना, और नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आप सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, ऊर्जा मिलता है, ताकि आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे और इस तरह का वीडियो जो है जल्दी से जल्दी आपका जो भी सिलेबस है कवर करने का कोशिश करेंगे। आई होप आपने कर दिया भी होगा। ऑप्टेटिव। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, रूल नंबर 7 में हम लोग देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। अभी हम लोगों ने देखा एक सपोजिशनल सेंटेंस, एक कंडीशनल सेंटेंस, और एक आप अभी देख रहे हो ऑप्टेटिव सेंटेंस। हालांकि जब हम लोग सेंटेंस वाला देखेंगे ना वीडियो, एक अलग से मैं टॉपिक बनाऊंगा सेंटेंस, उसमें हाउ मैं मतलब टाइप्स ऑफ सेंटेंस का सारा एक एक करके एग्जाम्पल सारा कुछ वहाँ पे डिटेल्स में देखेंगे। फिर से यहाँ पे जो मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे ज़्यादातर यूजेज दिखा रहा हूँ, और ये कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली एग्जाम में हिट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जहाँ पे लगे किसी का इमोशन, जो इच्छा, इमोशन कोई ये होता है, उसके बाद डायरेक्ट बोलता है कि भाई तुमको, तुम्हारे साथ ये हो जाए, तुम हमेशा जियो, खुश रहो। इस तरह देखिए, बड़ों से हम लोग जब प्रणाम करते हैं तो वो हमें करते हैं गॉड ब्लेस यू, सदा सुखी रहो, सौभाग्यवती भव, ये सारा चीज़ें जो बोलता है ना, तो वो चीज़ ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत में ही आता है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड यहाँ पे लिया है, देखिए, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे सिंगुलर लगता है या प्लूरल लगता है। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पे, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, हमारा दोस्ती
लंबी चले, है ना। तो यहाँ पे बोल कहीं ना कहीं उसके अंदर में जो है इच्छा जाहिर कर रहा है। तो इसके साथ में आप कौन सा वर्ब यहाँ पे यूज़ किए हो, देखो ना, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। देखिए हमारा फ्रेंडशिप, आपका और हमारा, जो हमारे चैनल के साथ आप जुड़े, ठीक है, तो ये हमारा फ्रेंडशिप कितना चलेगा, एक लंबा चलेगा, हम लोग इच्छा कर रहे हैं। और इसके साथ में ऑप्टेटिव सेंटेंस जब भी देखोगे, इसके साथ में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का जो होता है ना, उसी को कहीं ना कहीं ऑप्टेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है। उसमें नीचे में इस तरह का एक डंडी रहेगा और यहाँ पे एक बिंदु रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे जो भी है सब्जेक्ट जैसा भी हो, ठीक है, देख रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। सब्जेक्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कि लॉन्ग, यहाँ पे लग ही नहीं रहा है कि कहाँ पे आपका क्या है सब्जेक्ट, ऐसा लग रहा है ना। देखिए भाई ये चीज़ में ना कई बार जो है ना हम लोग मे जो साइलेंट कर देते हैं, यहाँ पे मे मैंने लिखने का कोशिश किया है, जो छोटा कर दिया ताकि कि कई बार आपको दिखेगा कि मे है ही नहीं। मे लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, हमारा फ्रेंडशिप लंबी मतलब चले, इस तरह से जो एक संभावना है वो यहाँ पे जाहिर किया जा रहा है ना, इच्छा। तो मे साइलेंट रहता है, ठीक है, तो छिपा हुआ रहता है। उसी तरह मे यहाँ पे सब्जेक्ट है, हालांकि यहाँ पे ये साइलेंट हो चुका है, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पे आवर फ्रेंडशिप मतलब हमारा दोस्ती, ये कहीं ना कहीं आपका सिंगुलर का ही है, लेकिन हम लोग प्लूरल वर्ब यहाँ पे क्या है, लिव है, लिव मतलब जिए, ठीक है। और यहाँ पे देखें ब्लेस यू, यू यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है, यू यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट ये है और इसके अकॉर्डिंग आपका ब्लेस लगा हुआ है। तो ये नहीं करना कि मे के अकॉर्डिंग लगा है, मे जस्ट एक वर्ड है जिसको हम लोग मॉडल भी कहते हैं, है ना। आप लगाते हो जैसे आई मे आई कमिंग सक कहते हो ना, वो वर्ड ही है, मे एक्सिलरी वर्ब का काम करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मे है ना वो काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे मे आपका कहीं कहीं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जाहिर करने के लिए कर रहा है, ठीक है, संभावना का। तो आप गॉड सेव द प्रिंसेस जैसे होता है ना, काफ़ी मूवी वगैरह में आपने देखा होगा कि राजा का अगर राजकुमार को कुछ हो जाता है तो उसका जितना भी चाहने वाला होता है वो कहता है गॉड सेव द प्रिंसेस, भगवान राजकुमार को बचाए, ठीक है, रक्षा करे। हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो भी यही कहते हैं गॉड सेव आवर चाइल्ड, आवर चिल्ड्रेन, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें जो है वहाँ पे आपका ये देखिए, एक चीज़ यहाँ पे मैंने ऑप्टेटिव सेंटेंस का बोला कि इसके साथ में आपको ये चीज़ याद रखना है कि इसके साथ हमेशा जो लगता है इस तरह का सिंबल, ठीक है, तो आपको पहचान लेंगे। और नेक्स्ट मैंने जो है रूल नंबर 9 उसमें आप देख रहे हो जैसे कि क्या कि यदि पेयर वर्ड्स का है प्रयोग वाक्य सब्जेक्ट में हो और इससे एक ही वस्तु या भाव का बोध हो तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर भाव का यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ब्रेड एंड बटर इज़ हर फेवरेट ब्रेकफास्ट, दो वर्ड दिख रहा है ना, एक ब्रेड एक बटर, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर इज़ का यूज़ किए हैं। क्यों भाई, प्लूरल होना चाहिए ना, ये सेंटेंस रॉन्ग होना चाहिए ना, लेकिन मैंने राइट लिखा है। क्यों लिखा है, देखिए मैंने यहाँ पे बोला पेयर वर्ड्स। पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ी, जैसे कपल्स होता है, एक महिला पुरुष शादी करे तो उसको हम लोग कपल कहते हैं। तो उसी तरह पेयर वर्ड ही वही है, ठीक है, दो के जोड़ी में जब भी आएगा तो उसको पेयर वर्ड्स कहते हैं। और उसका अगर कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है और उससे एक ही का होल का वहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। ब्रेड एंड बटर अलग नहीं है, ब्रेड एंड बटर मतलब चिपका हुआ है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, अगर ब्रेड के साथ बटर लगा हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एक, यहाँ पे दो का नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग सिंगुलर मानते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए राइस एंड करी इज़ अ पॉपुलर डिश। नेक्स्ट में इसी तरह आप देखेंगे कुछ पेयर वर्ड्स यहाँ पे लिखा है, आप इसी तरह हूबहू याद कर लो। अगर मीनिंग किसी का नहीं पता होगा तो गूगल कर लीजिएगा और बाकी हमको बता देते हैं। हमर एंड सिकल, हमर मतलब क्या होता है, हमर मारने वाला, और सिकल जो लंबा लंबा एक कड़ी जैसा होता है वो, ठीक है, उसके बीच का। स्लो एंड स्टडी मतलब स्लो धीमी और स्टडी, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो
धीमी और स्थिर से जाता है, इस तरह स्लो एंड स्टडी का एक कॉम्बिनेशन है। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, सच्चाई है, ईमानदारी है, ये सारा जो देखेंगे। इसी तरह हॉर्स एंड कैरीज, क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, स्क्रैमिंग एंड शटिंग, एज एंड एक्सपीरियंसेस, एग एंड बेकन्स, बेकन्स मतलब होता है सुअर का मांस, लॉन्ग एंड शॉर्ट, सम एंड सब्सटेंस, बैग एंड बैगेज। तो ये सारा ज़्यादातर देखिए कुछ यहाँ पे जो ज़्यादा यूज होता है मैं वहाँ पे टिक लगा दूँगा। एक बैग एंड बैगेज ज़्यादा यूज होता है, एक ट्रूथ एंड ऑनेस्टी ज़्यादा यूज होता है, और एक हैमर एंड सिक्कल, स्लो एंड स्टडी, ये 3-4 वर्ड ज़्यादा यूज होता है। और यहाँ पे 2 वर्ड तो मैंने लिख ही दिया, ब्रेड एंड बटर और राइस एंड करी। ये 4 या 5 वर्ड ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा हर एग्जाम में। बाकी सारा भी आप याद रखो, बढ़िया रहेगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर सपोज कहीं पर अगर मिल जाए तो ये सारा वर्ड, ठीक है। अब रूल नंबर 10 जो आप देख रहे हैं कि अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़कर एक क्लास बोध कराता है तो तथा सब्जेक्ट के रूप में हो यूज, तो उसका हम लोग प्रयोग उसके बाद जो है प्लुरल वर्ब का यूज़ करेंगे। पी भी का मतलब प्लुरल वर्ब, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, आखिर अनकाउंटेबल नाउन जो होता है किससे होता है, केवल हम लोग उसको फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे टाइम समय को आप छू नहीं सकते हो, ना ही देख सकते हो, जस्ट उसको फील कर सकते हो। तो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन, यहाँ पे यस लगा दिया, दैट मीन्स ये जो सेंटेंस क्या हो गया, गलत होगा, इसलिए यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, है ना। तो वेट करोगे तो ये सही होगा, क्योंकि आप बताया है कि इसका अज क्लास का होगा, टाइम एंड टाइड एक क्लास का, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये पेयर वर्ड जैसा ही लग रहा है, लेकिन वैसा ही है, बट यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है। ये एज अ क्लास का यहाँ पे ये कर रहा है, क्लास मतलब समूह, ठीक है। तो इस तरह का जब भी होगा तो वहाँ पे ये प्लुरल सेंस का देता है, और इसके साथ हम लोग प्लुरल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे फायर एंड वाटर डू नॉट अग्री, इसका ये सही हो गया क्योंकि यहाँ पे डू हम लोग यूज़ किए हैं, डज नहीं किए। उसी तरह आप देखिए कुछ वर्ड को आप यूं ही याद कर लो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नहीं आता है, कुछ सारा आता ही है, तो आपको हूबहू उसी तरह याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कि गोल्ड एंड सिल्वर जब भी आएगा तो अजब उसके बाद हम लोग प्लुरल वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। और फायर एंड वाटर एंड टाइम एंड टाइड, इसी तरह और कुछ अगर वर्ड आए, बाकी देखिए नॉर्मली यही सारा वर्ड का रिपीटेशन होता है, और बाकी आपको दिक्कत नहीं होगा। जब आप धीरे धीरे बहुत सारा एग्जाम्पल को आप बनाओगे तो आपके माइंड में एक सेट हो जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 11 देख रहे हैं कि फैमिली रिलेशन पेयर वर्ड जो है, जितना भी आपका फैमिली से रिलेटेड पेयर वर्ड आपको मिलेगा, पेयर वर्ड मतलब 2 के साथ में जब भी हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे गर्ल हो गया, बॉय होगा, सन एंड फादर हो गया, मदर एंड फादर हो गया, ठीक है। आपका सिस्टर एंड आपका ब्रदर हो गया, उस तरह से, ठीक है। पेयर वर्ड्स अगर दोनों के साथ आर्टिकल या एडजेक्टिव लगा हो तो 2 अलग अलग का जिक्र होता है, ठीक है। और अगर नहीं लगा हो तो वो सिंगल का ही होता है। तो वो चीज़ भी नेक्स्ट वाला रूल में मैंने बता दिया है, ठीक है। तो इस रूल में हम लोग देखेंगे कि अगर आपका पेयर वर्ड्स है रिलेशन, जैसे एक मदर है ना, और एक फादर है, अगर दोनों, जैसे ये तो नॉर्मली देखिए आपका मदर और फादर 2 से अलग अलग का डिफरेंट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल ना भी लगाओ तो भी ये अलग अलग का ही मतलब बताता है। अगर कोई भी पेयर वर्ड से लगे कि नहीं ये 2 व्यक्ति का ये इसमें बोध कर रहा है, तो वहाँ पे आप प्लुरल वर्ब लगाना है, ठीक है। यहाँ पे कोई ही नहीं है कि आर्टिकल कहाँ पे लगाना है। आर्टिकल जस्ट यहाँ पे कुछ है, और भी सेंटेंस मैंने यूज़ किया है वहाँ पे ऐसा ही है, इसलिए मैंने उसके साथ भी कराने के लिए 2-3 रूल मिला के एक ही रूल में कोशिश किया है आपको समझाने का, ठीक है। तो सेम है, यहाँ पे आर लगा दिए हैं हम लोग। एंड योर अंकल एंड माई टीचर वर गुड फ्रेंड, तो यहाँ पे देखो योर अंकल, ये भी तो हो सकता है कि जो आपका अंकल है वो टीचर भी हो सकता है, आर गुड फ्रेंड्स। अगर दोनों में यहाँ पे देखिए माई है और योर है ना, यहाँ पे दोनों में आपका एडजेक्टिव लगा हुआ है। कौन सा एडजेक्टिव? पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? एक नया वर्ड मैंने यूज़ किया, वैसा जो आपको ये दिखाए अधिकार जैसा या रिलेट करेगा, उसी को हम लोग पॉसेसिव कहते हैं, और उसके बाद नाउन आना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम लोग पॉसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। हालांकि आप जानते हो कि एडजेक्टिव के बाद हमेशा या पहले जो है
एग्जेक्टिव क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन का जो क्वालिफाई करता है वो एग्जेक्टिव हो गया। यानी कि यहाँ पे देखिए योर अंकल, मतलब ये अंकल नाउन है और इसके पहले आया है योर, तो योर क्या हो गया, पॉसेसिव एग्जेक्टिव। और यहाँ पे माई टीचर, ठीक है, उसी तरह है, टीचर नाउन है, माई आपका पॉसेसिव हो गया, एग्जेक्टिव हो गया। और गुड फ्रेंड्स, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लूरल यूज करेंगे, राइट। अब देखो द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर कमिंग। एक प्रिंसिपल अलग है और सेक्रेटरी भी अलग है, क्योंकि दोनों के साथ आर्टिकल लगा हुआ है। आर्टिकल भी एक प्रकार का क्या है भाई, एग्जेक्टिव है। और कुछ बताएं, ये एग्जेक्टिव के साथ में डिटर्मिनास भी है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ डिटर्मिनास पर ही बनाने वाला हूँ। आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, जिसे मैं वीडियो के शुरू में ही बताया था कि डिटर्मिनास और आपको एग्जेक्टिव में क्या डिफरेंस लगता है। कोई डाउट है क्या, बताइएगा, ठीक है। देखना मैं जब बताऊं वहाँ पे आपको अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। वो सारा चीज़ मैं कोशिश करूँगा कि आपका उस वीडियो में कवर कर लूँ, ठीक है। जो यहाँ पे नोट्स मैंने लिखा है, देखिए नोट मतलब इसको भी देख लीजिए। अगर दोनों में एक ही व्यक्ति का बोध हो तो उसे सिंगुलर वर्ब लगेगा। जैसे मैंने बोला कि अगर दोनों से अलग व्यक्ति का बोध हो, यानी दो व्यक्ति का, तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। अगर एक व्यक्ति का बोध हो तो उसको सिंगुलर का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कि दो यहाँ पे सेंटेंस लिया गया है, क्या, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर। यहाँ पे देखिए वॉज पे यहाँ पे आप ध्यान दो। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी मतलब क्या है, जो प्रिंसिपल है वही सेक्रेटरी है, क्योंकि इसके साथ देखिए कोई भी आर्टिकल नहीं लगा, केवल इसी के साथ आर्टिकल लगा हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखो, मतलब एक के साथ आर्टिकल लगा हो और दोनों एंड से जुड़ा हो, दैट मीन्स ये कहीं वहाँ पे ही कर रहा है। ये एक आदमी है जो प्रिंसिपल भी है और वही सेक्रेटरी भी है, ठीक है, और वो आ रहा था, ठीक है, या उधर था, ठीक है। माई वाइफ एंड गर्लफ्रेंड इज कमिंग। तो यहाँ पे देखो क्या मतलब चल रहा है, ये दो लड़की का बात किया जा रहा है, एक का। तो जब आप कहोगे माई वाइफ एंड गर्लफ्रेंड इज कमिंग, दैट मीन्स आपका वाइफ जो है वही आपका गर्लफ्रेंड भी है, ठीक है, और वो आ रही है। अगर यहीं पे ये वर्ड आप देखो कि माई वाइफ एंड माई गर्लफ्रेंड इज कमिंग, तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जब माई वाइफ और माई के गर्लफ्रेंड के साथ भी माई यूज कर दोगे तो यहाँ पे दो गर्ल्स का यहाँ पे डिनोट होगा, और इनके साथ हम इज नहीं बल्कि आर का यूज करेंगे, ठीक है, या वर का यूज करेंगे, जो भी यानी प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, राइट। आई होप आप समझ रहे होंगे। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अब जो रूल नंबर जो 12 आप देख रहे हो कि यदि दो एग्जेक्टिव एंड जुड़कर किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयोग हो, तो इसका हम लोग कुछ केस में बांटते हैं, ठीक है, केस वाइज कि क्या क्या हो सकता है। क्या बोल रहा है यहाँ पे वो पहले समझो कि अगर दो एग्जेक्टिव है एंड से जुड़े और किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आए, यानी कि कोई भी कॉमन नाउन के पहले आए जो वो सिंगुलर हो, एक का जिक्र करे उसमें, तो एक केस 1 जो है उसमें बताएगा केवल पहले वाले एग्जेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ये एन लगे तो एक वस्तु का बोध होगा। जैसे हमने पहले वाला देखा कि अगर दोनों के साथ अगर यूज होता है आर्टिकल का तो वो दो का यूज मतलब बताने लगता है, नहीं तो एक के साथ है और एंड से जुड़ा है तो वो केवल आपका जाके एक का बोध कराता है, ठीक है, अलग अलग में जुड़ा है तो वो दो का। तो यहाँ पे देख लो कि सिंगुलर वर्ब लगेगा एक के साथ में अगर लगता है। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए सारा देखिए रूल कितनों भी आप पढ़ लो, अगर आप एक्सरसाइज नहीं बनाते हो तो आपका कोई रूल काम नहीं रहेगा, धारा का धारा रह जाएगा। एग्जाम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लियरिंग द एवरी टॉपिक्स एंड डाउट, ठीक है। अ ब्लैक एंड वाइट कैट वाज मूविंग, क्या समझ में आ रहा, एक ब्लैक है और एक वाइट है। देखिए इसमें एक में केवल यहाँ पे आर्टिकल लगाया हुआ है, देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल यहाँ पे मैंने कहा है, मतलब ये है कोई इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है ना, नहीं कहा जाता भाई। आर्टिकल दो प्रकार का होता है ना, एक इंडेफिनिट और एक डेफिनिट होता है ना। डेफिनिट में द आ जाता है, इंडेफिनिट में ए और एन लग जाता है। इसका भी एक डिटेल वीडियो पढ़ाएंगे। आपको पता होगा जो
आर्टिकल होता है ना उसको हम लोग डिटर्मिनास भी कहते हैं, और ये एग्जेक्टिव का ही एक पार्ट है, ठीक है। और जल्दी ये वीडियो उसका भी अपलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा अब ब्लैक एंड वाइट, मतलब एक बिल्ली है वो ब्लैक भी है थोड़ी थोड़ी और कहीं कहीं काली भी है, और वो म्यू म्यू कर रही थी, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे इसलिए हम लोग सिंगुलर वर्ब वॉच का यूज़ किए हैं। और केस 2 अगर मिलेगा, इसको हम लोग देखेंगे, अगर दोनों एग्जेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल लगा हो तो दो वस्तु का बोध होगा। दैट मीन्स वहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट आर मीनिंग सेम सेंटेंस, बट यहाँ पे दोनों में हम आर्टिकल यूज़ कर लिए हैं, इसीलिए अब प्लूरल हो गया है। एक ब्लैक भी है और एक वाइट भी है, और दोनों मैव कर रही है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे देखिए, हालांकि यहाँ पे और एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा, कैट जो है यहाँ पे एस लगेगा, ठीक है। तो ये एस यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अभी ही लगा देता हूँ। कैट जो है यहाँ पे क्या लगेगा, एस लगेगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 13 जो है उसमें क्या बताया है, यदि सिंगुलर नाउन एस एन का मतलब सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो और सब्जेक्ट हो, ठीक है। अगर कहीं सिंगुलर नाउन आपको दिखे और अगर वो एंड से जुड़ा हो, मतलब दो सिंगुलर नाउन है और एंड से जुड़ गया और वो सब्जेक्ट हो, तो केस 2 हो सकता है। केस क्या हो सकता है, एक केस 1, उसमें क्या होगा, केवल पहले वाले के साथ ईच या एवरी लगा हो। ये भी हो सकता है ना केस 2 कि प्रत्येक के पहले ईच या एवरी लगा हो, जैसे हम लोगों ने काफ़ी इसके पहले देख भी चुका है ना, कि दोनों के साथ लग सकता है या पहले। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ईच या एवरी लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये सिंगुलर का ही करेगा। अगर ईच या एवरी जहाँ भी लग जाए, चाहे वो एक के साथ लगे हो या दोनों के साथ, वो सिंगुलर का ही बताता है, ठीक है। उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि आप जानते हो ईच मतलब प्रत्येक होता है, एवरी मतलब भी सभी जैसा होता है, बट प्रत्येक सभी, ठीक है। इसलिए मतलब एक एक करके अलग अलग करके वहाँ पे उसका जिक्र हो रहा है। दैट इज वे हम लोग ईच और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड, इसका मतलब प्रत्येक पेन और पेंसिल लाल है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट ईच का यूज़ किया हुआ है। सेम उसी तरह आप देखिए कि ईच पेन एंड ईच पेंसिल इज रेड, मतलब प्रत्येक पेन और प्रत्येक पेंसिल लाल है। सेम अलग अलग का यूज हो रहा है ना, चाहे वो जैसे भी हो, अगर अलग अलग का यूज हो रहा है और सिंगुलर के रूप में है, सिंपली आप याद रखो कि अगर ईच और एवरी अगर किसी भी सिंगुलर नाउन काउंटेबल नाउन के पहले लगता है तो वो सिंगुलर कर देता है उसको, ठीक है। वो एज अ सिंगुलर के रूप में यूज़ किया जाता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। उसी तरह एवरी गर्ल्स एंड बॉय हैज़ अ बुक, एवरी गर्ल्स एंड एवरी बॉय हैज़ अ बुक, ठीक है। तो हैज़ का हुआ। रूल नंबर जो 13 है, शायद हम लोग 13 पढ़ चुके हैं ना, कोई बात नहीं है, दोबारा 13 लिख दिया हूँ, बट यहाँ पे रूल दूसरा है, ठीक है। ईच का प्रयोग वाक्य सब्जेक्ट के रूप में होने पर, क्या मैंने बताया वहाँ पे, ईच का प्रयोग कोई भी अगर काउंटेबल नाउन के पहले वहाँ पे मैंने बताया था, है ना। लेकिन यहाँ पे बोला जाए अगर केवल ईच का प्रयोग अगर सब्जेक्ट के रूप में कर देते हैं, ठीक है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब, मैंने जैसे बताया कि ईच सिंगुलर ही कर देता है किसी भी चीज़ को, बताएंगे ईच एवरी क्या मीनिंग होता है उसके बारे में मैं वहाँ पे नीचे में थोड़ा चार्ट बना के मैंने रखा है, ठीक है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे शॉर्ट में। ईच हैज़ अ पेन, क्या ईच मतलब प्रत्येक के पास एक कलम है ना। ईच हैज लगा है, दैट मीन्स हैज क्या होता है, ये सिंगुलर क्या है, मैन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है। हम जानते हैं आप सही बताएंगे, मैन वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे एक ही वर्ब का इस्तेमाल हुआ है ना। हैज मतलब पास होता है ना, हैज एक्सिलरी वर्ब भी है,
बट यहाँ पे एक्चुअली वर्ब मैन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है क्योंकि एक ही वर्ब का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है। ठीक है, ईच हैज़ अ बॉयफ्रेंड, दैट मीन्स क्या है, ईच हैज़ अ बॉयफ्रेंड, प्रत्येक के पास एक बॉयफ्रेंड है। रूल नंबर जो 14, क्या अगर ईच का प्रयोग प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद हो, किसके बाद हो, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, तो इसे प्लूरल मानकर प्लूरल वर्ब लगाना है। यानी कि ईच के बाद अगर सिंगुलर हो तो सिंगुलर मानेंगे, अगर प्लूरल का यूज हो तो प्लूरल मानेंगे। देखिए एग्जाम्पल देखिए, बढ़िया से क्लियर होगा। वी क्या है, वी इच हैव अ मोबाइल, वी इच हैव अ मोबाइल। हम प्रत्येक, देखिए वी यहाँ पे है क्या, ईच का प्रयोग प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद, क्या बोला यहाँ पे, देख क्या रहे हो, ये क्या है, प्लूरल है ना। आई फर्स्ट पर्सन जो है उसका हम लोग प्लूरल फॉर्म में क्या यूज करते हैं, वी यूज करते हैं। तो यहाँ पे वी जो है प्लूरल है, जब प्लूरल फर्स्ट पर्सन है और उसके साथ ईच लगा हुआ है, देखिए यानी कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे तब हम लोग लगाने लगते हैं। ईच का मतलब वी ईच, हम प्रत्येक के पास एक मोबाइल फ़ोन है। द बॉयज़ ईच हैव अ गर्लफ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए द बॉयज़ मतलब एक लड़का नहीं, बहुत सारे लड़के हैं ना, उसके बाद ईच लगा हुआ है, प्रत्येक के पास एक एक गर्लफ्रेंड है। भाई उधर मत सोचो, यहाँ पे हम लोग रूल नंबर 15 देखते हैं। ठीक है, अगर ये सब सब्जेक्ट हो तो भी सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। क्या क्या होगा, अगर नीचे में मैंने जो जो लिखा है, क्या क्या लिखा है देख लो भाई। अगर ईच ऑफ हो, ईदर ऑफ हो या नीदर ऑफ हो, उसके बाद अगर प्लूरल नाउन हो, ठीक है, या प्लूरल प्रोनाउंस का हो अगर यूज हुआ हो, तो उसके बाद हम लोग प्लूरल सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। यानी ईच, ईदर वो नेदर ऑफ लगा हो, उसके बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं ना, चाहे जो भी यूज़ किया गया हो। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए कंफ्यूज काफ़ी सारा मैंने रूल पढ़ा दिया है। अब वीडियो को शायद इसी रूल को पढ़ा के लास्ट कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट वाला जितना रूल है वो सारा बताएंगे। ठीक है, इस सारा रूल देख लो। ईच ऑफ दिस 4 पेन्स इज रेड, जैसे मैंने यहाँ पे बताया अभी, तो क्या है यहाँ पे आप देख रहे हो कि ईच ऑफ दिस 4 पेंसिल इज रेड। ईच ऑफ दिया हुआ है, पहला तो आपने जो वहाँ पे देखा वो आपको मिल गया, उसके बाद क्या है, प्लूरल प्रोनाउन मिल गया। प्लूरल प्रोनाउन क्या है, दिज, यहाँ पे है ना, दिज, दिज है, दिज होता है ना प्लूरल प्रोनाउन है। और उसके बाद पेन इज रेड, 4 पेन है, वो भी मिल गया आपका, प्लूरल नाउन भी है इसके साथ, दिज 4 पेन्स। तो यहाँ पे दिज कहीं ना कहीं आपका क्या है, दिज आपका जो हम लोग कहते हैं दिस दैट दिज डिमोन्स्ट्रेटिव वाला नहीं आप देखते हो, उसको डिटर्मिनास भी कहते हैं, एज ए एग्जेक्टिव यूज होता है ना उसका। एक वीडियो अलग से बनाने वाले हैं, डोंट वरी। कमेंट बॉक्स में, तब तक कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा आप कि क्या क्या आपको डाउट लगता है डिटर्मिनास और एग्जेक्टिव के बीच में। ठीक है, उसमें हम कोशिश करेंगे आपका वो सारा डाउट्स भी इंक्लूड कर देंगे, राइट। तो यहाँ नेदर ऑफ यू नो इंग्लिश, और यहाँ पे ईच ऑफ दिस 2 बॉयज इज जेंटल, सारा चीज़ आप देख रहे हो। नेदर ऑफ यू नो इंग्लिश, तुम में से कोई भी नहीं, नेदर का क्या होता है अर्थ, ये सारा देखेंगे हम लोग। ठीक है, बाद में। ईच ऑफ देम वाज अ स्टूडेंट, ईच ऑफ देम उनमें से प्रत्येक, वाज अ स्टूडेंट मतलब क्या है, ईच ऑफ देम, यहाँ पे मैंने क्या शुरू में ही बताया था आपका कि अगर जो भी है उसके साथ हम लोग सिंगुलर यूज करेंगे ना भाई। तो यहाँ पे देखिए 2 चीज़ यहाँ पे मिस्टेक यहाँ पे किया गया है। नेदर ऑफ यू नो इंग्लिश, दैट मीन्स क्या है, नेदर ऑफ यू नो, यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, इसको यहाँ पे सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नोज करना पड़ेगा। स्टूडेंट है, वाज लगा है, सही है, वर रहता तो गलत होता है ना। तो ये एक सेंटेंस यहाँ पे गलती से ये हो गया है, तो उसको भी हम लोग सही कर लेंगे। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी यहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो कि रूल नंबर 16 हम लोग नेक्स्ट वाला वीडियो में देखेंगे।
होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा, और अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, नहीं है तो अभी तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और जितना भी अपना दोस्त और यार है सभी को शेयर कर देना। चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।